हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो ये जो आयर एंड सिक्योरिटी इश्यूज का जो करंट अफेयर्स है सितंबर एंड अक्टूबर का, ये इस वीडियो में वी विल ट्राई टू कवर दैट। जो टॉपिक नंबर 1 है आपका, दैट इज़ बेसिकली, अगर आप देखो तो फर्स्ट टॉपिक आपके जो बुक में है, द टॉपिक इज़ बेसिकली द 18th इंडिया आसियान समिट, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग वो 18th इंडिया आसियान समिट की डिस्कशन करेंगे और आप अपने वर्कबुक में उसको कवर कर लीजिएगा। उसके जो क्वेश्चन है मैंने स्लाइड पे लिख दिए हैं यहाँ पे सेपरेटली, विल ट्राई टू कवर इट थ्रू द स्लाइड्स हियर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आप वर्कबुक में देखेंगे तो वो ये है कि हाउ आर द चैलेंजेस ऑफ आसियान डिफरेंट टुडे फ्रॉम द चैलेंजेस इट हैड व्हेन इट वाज फॉर्म्ड। तो देखिए, दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। पहली चीज़, आप लोग जानते हैं कि आसियान का गठन कोल्ड वॉर के दौरान 1967 में हुआ था। आसियान एक ऐसी ग्रुपिंग थी जो 1967 में बनाई गई थी। तो बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था तो उसके बाद जो कोल्ड वॉर का पीरियड था, उस कोल्ड वॉर के पीरियड में बहुत सारी कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी थीं जो कि अमेरिका के एलाइज बन गई। और क्योंकि वो अमेरिका के एलाइज बन गई, मेजॉरिटी ऑफ देम आल्सो अडॉप्टेड ओपन इकोनॉमी। तो बहुत सारी ओपन इकोनॉमीज भी थी। तो ओपन इकोनॉमी थी तो बाय डिफॉल्ट मतलब ये है कि वो कैपिटलिस्ट थी, आप समझ ही रहे हैं, राइट। तो जब वो ओपन इकोनॉमीज थी, कैपिटलिस्ट थी, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेजेंस एक तरीके से इनडायरेक्टली साउथ ईस्ट एशिया में था। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखिएगा जो आप लोग जानते होंगे कि ये सारी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की मेजॉरिटी ऑफ देम कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की तरफ टिल्ट इसलिए भी हुई क्योंकि चाइना उनके सामने एक बहुत बड़ी कम्युनिस्ट कंट्री थी। और कोल्ड वॉर के दौरान क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को काउंटर करना था, तो यूएसए वांटेड allies एंड फ्रेंड्स इन द रीजन अराउंड चाइना। इंडिया अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ नॉन अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी एट दैट टाइम हम लोग नहीं बन पाए यूएस के लिए वो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी। तो बहुत सारी कंट्रीज बाय डिफॉल्ट जो है वो शिफ्ट हो गई। दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स इन फैक्ट कि क्यों एक तरीके से जो है जापान आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 एक तरीके से वो भी, जबकि जापान और यूएस एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, उसके बाद भी आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जापान जो है अमेरिका का एलाई बन गया था। ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को थी वो। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ओपन इकोनॉमीज ऑलरेडी थी, तो ये सारी ओपन इकोनॉमीज एक तरीके से जब उन्होंने ओपन इकोनॉमिक प्रिंसिपल के बेसिस पे अपनी इकोनॉमिक रीजनरेशन वाली एक्टिविटीज शुरू करी, रिकंस्ट्रक्शन शुरू करा, तो करते करते इनकी जर्नी में ये लोग 1967 में नंबर 1 सारे इकट्ठे हुए और इन्होंने सबसे पहला ग्रुपिंग बनाया आसियान। आसियान में इनिशियली 5 मेंबर्स थे उस टाइम पे स्टार्टिंग के दौरान। फिर जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद बेसिकली 1990-91 में आसियान की मेंबरशिप का एक्सपेंशन हुआ, 5 नए मेंबर और आए। तो टोटल आसियान में 10 कंट्रीज आज की डेट में मेंबर्स हैं उसकी। तो ये 10 मेंबर्स हैं आसियान के, ठीक है। अब देखिए, आसियान जब बना था उस समय मैंने आपको क्या बताया कि मेन चैलेंज आसियान का था बेसिकली कि यूएस की अम्ब्रेला में रहते हुए चाइना को काउंटर करना, चाइना को कंटेन करना। तो दैट वाज सॉरी वन ऑफ द फर्स्ट रीजंस as to why the ASEAN was created at that time. So what was the challenge of ASEAN in the initial period? The initial period challenge was basically that it was created by the Americans, not only to promote trade amongst the Southeast Asian countries, but also through the principle of open economy and through the principle of capitalism. The objective was also to challenge the Chinese, specifically because they were communists and America wanted a group of countries at that time that could basically support the Americans in this initiative to counter the Chinese as such. याद रखिएगा ये पॉइंट, क्योंकि आज की डेट में जो ये बातें होती हैं क्वाड की, ऑकस अलायंस वगैरह जो है, वो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं उनका। दे आर बेसिकली नॉट न्यू, दे कम आउट ऑफ द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ओनली एंड दे आर जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम टुडे। तो ये चीज़ थी जो कोल्ड वॉर के दौरान उसका जब वो बना आसियान, तो उसका चैलेंज था। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है हमें, वो ये है कि आज की डेट में आसियान की जो ग्रुपिंग है, जहाँ पर अब हम बोलते हैं कि देयर आर 10 मेंबर्स, तो यहाँ पे अब आसियान के बेसिकली अगर आप देखो तो नए चैलेंजेस हैं। तो अगर हम देखें कि आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो सबसे बड़ा चैलेंज बेसिकली इनके लिए नंबर 1 ऑब्वियस ही बात है, पैंडेमिक है। अच्छा, पैंडेमिक में एक चीज़ और भी है कि भाई देखिए, अभी तक वर्ल्ड हमेशा एक मल्टीलैटरलिज्म से फंक्शन करता था कि भाई मल्टीपल कंट्रीज इकट्ठी होंगी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक एजेंडा बनेगा, उस एजेंडा के बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे।
प्रॉब्लम क्या होने लगी कि जब ये कोविड हुआ तो कोविड के कारण बहुत सारी कंट्रीज ने ये जो एक ग्लोबल कॉमन्स वाली अप्रोच थी कि भाई हम लोग सब लोग एक साथ मिलके पूरे ह्यूमैनिटी का वेलफेयर करेंगे और सब कुछ करेंगे, वो अप्रोच कहीं ना कहीं टूटने लगी, जिसको आज की डेट में हम लोग बोलते हैं क्राइसिस ऑफ द मल्टीलैटरल ऑर्डर। तो क्राइसिस ऑफ मल्टीलैटरल ऑर्डर मैंने अपनी बुक में IR के भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको इनिशियल जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आज की डेट में क्राइसिस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म आया कि सारी कंट्रीज जो एक तरीके से इन्वर्ट देखने लगी, कोविड वाज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड दैट। तो उसका ऑब्वियसली इम्प्लीकेशन बेसिकली अगर आप देखो तो आसियान पे भी हुआ। क्यों? क्योंकि आसियान क्या है, एक ग्रुप है 10 कंट्रीज का। तो आसियान अगर 10 कंट्रीज का ग्रुप है तो वो एक मल्टीलैटरल ग्रुप है, और अगर मल्टीलैटरल ग्रुप है तो मल्टीलैटरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? मल्टीलैटरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि भाई एवरीवन विल वर्क टुगेदर फॉर वेलफेयर ऑफ एवरीवन, we will all help each other because there is a common benefit for the humanity that we should target। बट दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जब ये कोविड का पैंडेमिक का क्राइसिस आया तो आसियान की कंट्रीज में ये देखने को मिला कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं एक तरीके से इनवर्ट हो गई। इनवर्ट हो गई कि मतलब दूसरे की परवाह करे बिना सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने लगी। इसका एक मैनिफेस्टेशन हम लोग देखते हैं जिसका नाम है वैक्सीन नेशनलिज्म। आज की डेट में बात की जाती है, जैसे US का केस है। अब आप देखिए कितनी आयरॉनिकल बात है कि ये सारी कंट्रीज जितनी भी यहाँ पर हैं आसियान की, जो 10 मेंबर्स हैं, दे आर आयरॉनिकली ऑल प्रो US कंट्रीज विच आर देयर, दे आर ऑल फ्रेंड्स एंड allies ऑफ US। उसके बाद भी नन ऑफ दीज फ्रेंड्स एंड allies ऑफ US हैव गॉट एनी बेनिफिट्स बाय एंगेजिंग विद US ओइंग टू द पैंडेमिक। आप ये देखिए कि अमेरिका अपनी वैक्सीन बना के इतना ज़्यादा इंटेंस वैक्सीन नेशनलिज्म कर रहा है कि वो अपनी वैक्सीन दूसरे कंट्रीज को वर्ल्ड में देने को रेडी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो मैं पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वो ये है कि जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक हैज क्रिएटेड अ बिग चैलेंज ऑन द ASEAN टुडे, एंड व्हाई दैट चैलेंज हैज कम ऑन द ASEAN टुडे इज बिकॉज मेनी ASEAN कंट्रीज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन्स हैव स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड्स। आइडियली ऑल ASEAN कंट्रीज शुड हैव हेल्प्ड ईच अदर, बट अपेरेंटली दैट इज नॉट हैपनिंग। तो आप इस चीज़ को समझिए यहाँ पर। तो ये एक पैंडेमिक, एक नया चैलेंज आज की डेट में ASEAN के लिए सबसे पहला चैलेंज आया है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग और पेक्यूलियर चैलेंज है कि देयर इज अ राइज ऑफ मिडिल पावर्स। एंड ये जो मिडिल पावर्स है ना, ये मिडिल पावर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। अब देखो, इंडिया, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि वी आर अ कंट्री विद अ ग्रेट पावर एस्पिरेशन, बट आप एक चीज़ को याद रखिए कि आप ग्रेट पावर ओवरनाइट नहीं बन सकते। ग्रेट पावर बनने के लिए एक मेथोडोलॉजी है, एक लीनियर पाथ है आपको अडॉप्ट करने का, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप पहले मिडिल पावर बनिए। मिडिल पावर का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी कंट्री बनिए कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स को सिर्फ ऑब्जर्व ना करे बट कि उनको इन्फ्लुएंस भी करे। तो आज की डेट में जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो वो सोलर अलायंस क्या है? सोलर अलायंस इज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इन्फ्लुएंस एंड शेप द ग्लोबल नैरेटिव ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो दैट इज एन एग्जांपल वेयर वी से दैट इंडिया इज अ मिडिल पावर। आप समझ रहे हैं बेटा? तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका ग्लोबल पावर एस्पिरेशन है, ठीक है, और वो आज की डेट में आसियान के साथ एक बहुत ज़बरदस्त एंगेजमेंट रखती है। $100 बिलियन प्लस हमारा ट्रेड है। अच्छा, दूसरी ये जो 2 कंट्रीज अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इनका और इंडिया के बीच में एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। और वो डिफरेंस बच्चे ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया और जापान है, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान अपेरेंटली हैव अ मिडिल पावर एम्बिशन ओनली। ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को ग्लोबल पावर नहीं बनना है, जापान को ग्लोबल पावर नहीं बनना है। जापान और ऑस्ट्रेलिया इस बात से खुश हैं कि हम एक मिडिल पावर बने रहे। ये पॉइंट वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आता है यहाँ पर एक डिबेट, जो बेसिकली आपको पता होगा कि जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उसके बाद से जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की छत्र छाया में, अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर हमेशा से सीमित रहे हैं। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा अर्ज नहीं है ग्लोबल पावर एम्बिशन को डिस्प्ले करने का, तो दे आर हैप्पी एज मिडिल पावर्स। बट इंडिया विच वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल पावर इज टुडे अ मिडिल पावर। सो इंडिया अब अगर एक मिडिल पावर है ट्रांजिशन फेज में, क्योंकि हम लोग इवेंचुअली बाद में बेटा जाके क्या बनेंगे, थोड़े सालों के बाद ग्लोबल पावर बनेंगे। तो क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक मिडिल पावर है और वहां पर ये अपना जो ये साउथ ईस्ट एशिया है, वहां पर 2 और मिडिल पावर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान। आज की डेट में ये एक आसियान के लिए एक चैलेंज बना है। अब आप एक चीज समझिए, ये चैलेंज कैसे बना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जो हैं, दे आर बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग emerging markets. Don't take this word emerging markets in the economic sense. Take this word emerging markets in the consumption sense. मैं आपको इसका फर्क बताता हूँ।
बेसिकली पहले हम लोग डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगराइजेशन करते थे ग्लोबल लेवल पे, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमने वो कैटेगराइजेशन को बदला। अब हम डेवलप्ड कंट्रीज को बोलते हैं एडवांस्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग कंट्रीज को बोलते हैं इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, एंड द थर्ड कैटेगरी इज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, द एलडीसीज। अब आप एक चीज देखिए, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि द ऑस्ट्रेलियंस एंड जापानीज एंड इंडियंस आर मिडिल पावर, मिडिल पावर का मतलब ये है कि दीज आर पीपल, द थ्री ऑफ देम आर इमर्जिंग मार्केट्स। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी बेटा, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं जिनका कंजम्पशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा है। अब बच्चे एक चीज क्या होगी, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट ट्रेड बढ़ेगा। अब जब ट्रेड बढ़ेगा तो ट्रेड कैसे होगा सर? ट्रेड हमेशा जो होता है वो कंपैरेटिव एडवांटेज पे होता है या नहीं है? अगर ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेज पे होगा और ये तीन कंट्रीज का एक तरीके से डिमांड मान लीजिए बढ़ जाएगा, तो बेटा इसका इम्प्लीकेशन क्या है? ये डिमांड फुलफिल करने के लिए ये लोग क्या करेंगे? ये लोग ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड किससे करेंगे? आसियान की 10 कंट्रीज के साथ करेंगे। तो आसियान की जो 10 कंट्रीज है ना, उनमें पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उनमें ये है बेटा कि वो जो 10 कंट्रीज हैं, दोज 10 कंट्रीज आर रिलेटिवली नॉट दैट वेरी पावरफुल। उन कंट्रीज के पास कंपैरेटिव एडवांटेजेस सबके पास है, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ रिसोर्स है जिसके बेसिस पे वो ट्रेड कर सकता है। बट अब होता क्या है कि जब ये तीन कंट्रीज एक इमर्जिंग मार्केट की तहत बन जाती हैं और इनका कंजम्पशन पैटर्न बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, इम्प्रोवाइज हो जाता है, तो वो चेंज्ड कंजम्पशन पैटर्न को कैप्चर करने के लिए, समझिए इस पॉइंट को, वो चेंज्ड कंजम्पशन पैटर्न को कैप्चर करने के लिए क्या दिक्कत हो रही है कि ये जो आसियान की कंट्रीज हैं इनके ऊपर एक तरीके का स्ट्रेस पड़ रहा है। और स्ट्रेस ये पड़ रहा है कि ये तीन कंट्रीज मिलके कम्पीट कर रही हैं उनसे रिसोर्सेज लेने में। अच्छा, अब ये तीन अकेली तो है नहीं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ एक नया चैलेंज जो इमर्ज करके आया है वो क्या है भाई? अ स्ट्रॉन्ग चाइना इमर्जिंग। आप समझ रहे हैं बेटा? अब देखो, अभी तक तो सिर्फ मिडिल पावर चैलेंज था, बट साथ में मिडिल पावर चैलेंज के अगर हम ब्रॉडर पिक्चर को देखें, आसियान के ऊपर प्रॉब्लम और चैलेंज क्या आ रहा है? वो है स्ट्रॉन्ग चाइना। अब चाइना अगर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है और उसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, उस पॉपुलेशन को भी एक तरीके से उसके कंजम्पशन को मीट करने के लिए चाइना भी ट्रेड कर रहा है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो 10 कंट्रीज हैं आसियान की, जो 10 मेंबर हैं आसियान के, इनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है। और वो डर ये बैठ गया इनके मन में कि भाई हमारे के ऊपर तो चाइना भी डोमिनेट कर रहा है, और दूसरा ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न इतना बढ़ गया है कि इन लोगों का भी दबदबा हमारे ऊपर बढ़ गया है। तो अब एक लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी आसियान के मेंबर्स में आ रही है, विच इज अ न्यू चैलेंज इमर्जिंग। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग चाइना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चाइना वाला पॉइंट तो कंजम्पशन रिलेटेड है, दूसरा एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है ना बेटा, वो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए एक चैलेंज है आज की डेट में आसियान के लिए, क्योंकि जब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2014 में आया तो उस समय तो मेजोरिटी आसियान कंट्रीज के मन में ये बात थी कि चलिए ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा सबके लिए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये आसियान कंट्रीज ने पाकिस्तान की स्थिति देखी, जब इन्होंने श्रीलंका की स्थिति देखी, जब इन्होंने लैटिन अमेरिका के कंट्रीज की स्थिति देखी, अफ्रीका की कंट्रीज की स्थिति देखी कि चाइना BRI के नाम पे इन कंट्रीज को एक तरीके से डेट ट्रैप में फंसा रहा है, तो जब उन्होंने ये देखा कि भाई चाइना एक तरीके से इन कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसा रहा है, तो पता है क्या हुआ? अब इन कंट्रीज में इनका परसेप्शन BRI को लेकर बड़ा नेगेटिव सा हो गया है। यही वो कंट्रीज हैं बच्चे, याद रखना, कि जो 2014 में जब BRI आया था तो उसको बड़ा पॉजिटिवली देख रही थी। बट उस समय जब इन्होंने पॉजिटिवली देखा तो इनको लगा कि हो सकता है कि BRI से, मैंने आपको क्या बताया, इन लोगों को लगा कि देयर विल बी म्यूचुअल बेनिफिट एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट। बट वो म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। हुआ इवेंचुअली ये कि जो चाइना है, अगर आप BRI के बारे में जानते हैं, तो चाइना ने अपना पूरा सरप्लस एक्सपोर्ट कर दिया और डंप कर दिया इन कंट्रीज में। तो उन कंट्रीज के इकोनॉमिक सेक्टर्स दबने लगे, और जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के देशों का ये एग्जाम्पल था इन लोगों के सामने। तो कहीं ना कहीं अब इनके पास ये नया चैलेंज आ गया। तो इन लोगों को ये लगा कि भाई अब क्या होगा कि चाइना का BRI जो है, दे हैव स्टार्टेड लुकिंग एज अ थ्रेट टू देम। तो ये एक नया चैलेंज बना हुआ है आज की डेट में। अच्छा, और सबसे बड़ी बात देखिए, ब्यूटी क्या है? ब्यूटी बच्चे यहाँ पर ये है कि ये सारे के साथ साथ आज की डेट में जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज रादर और बनेगा वो है चाइना और US का राइवलरी। आप समझ रहे हैं? एक जगह पे ये सारी कंट्रीज अमेरिका के फ्रेंड्स और एलाइज हैं,
ठीक है, इनको सबको ये लगता है कि भाई अमेरिका हमें बचाने आएगा। हो क्या रहा है कि अमेरिका के पास आज की डेट में उतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी अब्जॉर्प्शन की नहीं है कि वो इन लोगों से आसियान की कंट्रीज से ट्रेड करे और ट्रेड करके इन लोगों से एक तरीके से इनको प्रोटेक्ट करे। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है क्योंकि अमेरिका की इतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी आज की डेट में कंजम्पशन की नहीं बची है, तो वो कंजम्पशन की कैपेसिटी आज की डेट में चाइना फुलफिल कर रहा है। और यहाँ पर ये चाइना और यूएस का एक अलग से ही राइवलरी चल रहा है, इनका ट्रेड वॉर होता रहता है, इनके रिस्ट्रिक्शंस लगते रहते हैं। तो दिक्कत ये हो रही है कि ये जो बेचारे 10 आसियान के मेंबर्स हैं ना, ये बेचारे डिलेमा में आ गए हैं। डिलेमा में ये आ गए हैं कि भाई चाइना हमारे बगल में है, चाइना हमसे रिसोर्स चाहता है, चाइना को हम रिसोर्स देंगे, फायदा भी हमारा है, बट चाइना को रिसोर्स इतना भी ना दे दें कि कल को वो हमें डेट ट्रैप में फंसा दे। और दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी दिक्कत ये है बेटा कि ये जो यूएस है वो एक तरीके से इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनको हमेशा से सपोर्ट करता था, बट आज की डेट में उसकी खुद की कैपेसिटी ना होने के कारण वो इनका सपोर्ट भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो दिक्कत ये है कि ये सारी आसियान की कंट्रीज, ध्यान दीजिएगा बच्चे जो बोल रहा हूँ मैं, ये सारी आसियान की कंट्रीज आज की डेट में एक फ्लक्स में है, फ्लक्स में है, ये एक तरीके के डिस्टर्बेंस में है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन हमारी मदद कर पाएगा, कौन हमारे साथ अच्छा गेम खेल पाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें इंडिया को प्लेस करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि इंडिया यहाँ पर आसियान कंट्रीज के साथ क्या कर सकता है। तो आई होप ये वाला पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया कि आसियान के बेसिस पे आज की डेट में उनको क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट आर द कोर टेनेट्स ऑफ द इंडियाज डिप्लोमेसी विद आसियान। तो देखो भाई, यहाँ पे 2-3 चीजें बच्चे आपको याद रखनी है। पहली चीज तो ये है कि भाई इंडिया का इनिशियल फोकस हमेशा आसियान के लिए क्या था कि हम इकोनॉमिक एंगेजमेंट उनसे बढ़ाएं। हमने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी में इसको प्रायोरिटाइज भी किया। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे क्या हुआ कि इंडिया को एक ग्रोइंग रियलाइजेशन हुआ कि भाई इकोनॉमी के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे डायमेंशन हैं इनके साथ एंगेज करने के, जिसमें कि कल्चरल डायमेंशन भी है, जिसमें अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी डायमेंशन भी है, सिक्योरिटी डायमेंशन भी है। तो इन सारे न्यू डायमेंशन को जब हमने एक्सप्लोर किया, देखो जब इंडिया खुद एक ओपन इकोनॉमी बना तो उस समय हम चाहते थे इनसे आसियान वालों से एंगेज करने के लिए, और क्योंकि हम लोग नए नए खुद ही ओपन इकोनॉमी बने थे तो हम भी बहुत ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारना चाहते थे। हम भी ये चाहते थे कि इतना भी रहता ना फैला दें कि भैया उसको इकट्ठा करते करते हाथ खराब हो जाए। तो हमने एक सिंपल सा अप्रोच क्या अपनाया कि हमने कहा ठीक है, हम ओपन इकोनॉमी बने, इन लोग के साथ ओपन इकोनॉमी वाला एंगेजमेंट करते हैं। हुआ क्या बेटा कि जब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई तो लुक ईस्ट पॉलिसी में हमने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट फोकस रखा इकोनॉमी का, बट जब हमने इकोनॉमिक एंगेजमेंट इनके साथ किया, उस इकोनॉमिक एंगेजमेंट को करते करते हमें एक चीज़ और समझ आई। हमें ये समझ आया कि भाई ये जो साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इकोनॉमिक एंगेजमेंट के साथ साथ इनके साथ हम और बहुत सारी एंगेजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल एंगेजमेंट हो सकती है, क्योंकि बुद्धिज्म एक फैक्टर है बहुत ज़बरदस्त, इस्लाम एक फैक्टर है बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, चाहे वो इंडोनेशिया हो जाए, ब्रुनई हो जाए, वहाँ पर इस्लाम फैक्टर हमारे लिए कनेक्टिंग है। बुद्धिज्म बाकी जगह पे कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह में है। सिमिलरली हमें लगा टेक्नोलॉजी, अब भाई यहाँ पर टेक्नोलॉजी में कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनको हम टेक्नोलॉजी दे भी सकते हैं, कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनको हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे एंगल्स को एक्सेप्ट करके इंडिया ने एक लार्जर नैरेटिव बनाया और बनाई अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो कोर टेनेट इंडिया का दूसरा क्या है, दूसरा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ साथ एक आसियान को लेके ना एक रीजनल सिक्योरिटी एजेंडा बनाया है। आप इस चीज को समझो बेटा जो मैं बोल रहा हूँ, रीजनल सिक्योरिटी एजेंडा। अब ये रीजनल सिक्योरिटी एजेंडा क्या है? देखो मैंने आपको अभी क्या बोला कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी उसमें एक तरीके का सिक्योरिटी का एंगल था। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्योंकि सिक्योरिटी का एंगल था, तो अब क्या हुआ कि उस सिक्योरिटी के एंगल को हमने बढ़ाने की कोशिश करी। बेटा अभी जो पिछली स्लाइड में आपको एक पॉइंट मैंने बताया था उसको दोबारा रिकलेक्ट करिए। मैंने आपको क्या बोला कि आसियान की कंट्रीज आज की डेट में डिलेमा में है। उनको हमेशा से यूएस प्रोटेक्ट करता आया था। उनको ये लगता था कि यूएस जो है हमारे साथ ट्रेड भी करता रहेगा तो यूएस से हमारी एंगेजमेंट बनी रहेगी। बट क्या हुआ कि जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसए ने फ्यूटाइल लड़ाइयाँ लड़ी इधर उधर, अफगानिस्तान में, इराक में, इधर उधर पैसा बर्बाद करा, फिर उनके सब प्राइम क्राइसिस हो गया, तो यूएस की इकोनॉमिक कैपेसिटी घट गई। अच्छा, अब जब यूएस की इकोनॉमिक कैपेसिटी घटी तो इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ी किसकी? बढ़ी चाइना की। तो हुआ क्या कि चाइना ने वो स्पेस यूएस का ले लिया। अब चाइना ने जो स्पेस यूएस का लिया वो कौन सा स्पेस लिया बेटा? वो इकोनॉमिक स्पेस लिया। लेकिन सिक्योरिटी स्पेस का क्या हुआ? सिक्योरिटी तो अभी भी यूएस ही प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन यूएस आज की डेट में क्या बोल रहा है? यूएस आज की डेट में बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटी भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट एक लिमिटेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी ही दे सकता हूँ, मैं अनलिमिटेड सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे अपने चैलेंजेस अलग हैं।
तो इस पूरे डिबेट में जो हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक स्पेस चाइना ने फुलफिल कर ली है तो हमें वहां पर ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। अगर इकोनॉमिक स्पेस चाइना फुलफिल कर लेती है तो दैट इज गुड, करने दीजिए उसको। हम लोग आज की डेट में सिक्योरिटी के स्पेस को फुलफिल करना चाहते हैं। तो हम लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला 2 पॉइंट याद रखिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सिक्योरिटी एंगल पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और इसके साथ साथ इंडिया एक प्रायोरिटी लेवल पे रीजनल सिक्योरिटी एजेंडा एक लेके आया है आसियान कंट्रीज को लेके। तो हम आज की डेट में कहीं ना कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं बेटा कि हम यूएस के शूज में अपने आप को रख लेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, क्योंकि उस लेवल का अभी मिलिट्री लेवल का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना हमारे लिए फीजिबल नहीं है, बट हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी एक चीज याद रखिएगा, यूएस क्योंकि अगर सिक्योरिटी लेवल पर थोड़ा सा रिट्रीट कर रहा है, इंडिया उसी लेवल पर थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस में भी एक सिनर्जी डेवलप हो रही है। आप समझ रहे हैं बेटा? तो कहीं ना कहीं इंडिया यूएस में भी ये सिनर्जी डेवलप हो रही है और यूएस इस बात से खुश है कि ठीक है, इंडिया अगर कहीं ना कहीं मैं रिट्रीट करता हूं और मेरी जगह पे अगर आप आ जाते हैं और थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मेरे साथ मिलके प्रोवाइड कर देते हैं तो हम दोनों के लिए एक तरीके का म्यूचुअल बेनिफिशियल एंगल हो जाएगा। इंडिया के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा बेटा, उसको एक पावर प्रोजेक्शन का कैपेबिलिटी मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं, इंडिया को एक पावर प्रोजेक्शन का कैपेबिलिटी मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। और यूएस के अम्ब्रेला के साथ साथ अगर हम काम करेंगे तो इंडिया और यूएस का रिलेशन सिर्फ इंप्रूव नहीं होगा, बल्कि इंडिया यूएस मिल के एक तरीके से एक टेम्पलेट बनाएंगे और वो टेम्पलेट कुछ ऐसा होगा कि हम लोग जो सिक्योरिटी स्पेस यूएस आज की डेट में लीव कर रहा है उस सिक्योरिटी स्पेस में अपने आप को रख पाएंगे। तो इस चीज को समझिए। तो ये जो रीजनल सिक्योरिटी एजेंडा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इस रीजनल सिक्योरिटी एजेंडा में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करी हैं। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में हमारे पास बेसिकली ईस्ट एशिया समिट करके एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इन लोग से सिक्योरिटी लेवल पे बात करते हैं। सिमिलरली हमारे पास आसियान रीजनल फोरम ARF एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग इन लोग से सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे बात करते हैं। आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस फोरम ADMM, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस फोरम। तो आप समझने का कोशिश कीजिए बेटा कि जो स्पेस यूएस छोड़ता जा रहा है उसी स्पेस में इंडिया अपना एंट्री बनाता जा रहा है। और इंडिया एंट्री यूएस को काउंटर करने के लिए नहीं बना रहा है, यूएस के साथ सिंक्रोनाइज होके बना रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस का भी बेनिफिट है कि इंडिया को एक नया पावर प्रोजेक्शन का एवेन्यू मिल जाए। इंडिया के लिए दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर यूएस थोड़ा सा रिट्रीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एंगल को हम लोग डोमिनेट कर लें। अगर चाइना इकोनॉमिक एंगल को डोमिनेट कर रहा है तो हम लोग सिक्योरिटी लेवल पर थ्रस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जामिन अगर हम बात करें कोर टेनेट्स ऑफ इंडिया डिप्लोमेसी विद आसियान, तो ये पूरा बच्चे एवोल्यूशन का पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम लोग स्टार्ट इकोनॉमिक लेवल पे किए थे, फिर हम लोगों ने दूसरे डायमेंशन आइडेंटिफाई किए, उन दूसरे डायमेंशन के अंडर हम लोगों ने सिक्योरिटी डायमेंशन आइडेंटिफाई किया, उसमें यूएस का क्या रोल है और किस तरीके से आज की डेट में हम एक अपना नया न्यू स्पेस क्रिएट कर रहे हैं आसियान के साथ। तो आई होप बच्चे ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आता है ऑकस और क्वाड का, क्या ये ऑकस और क्वाड एक तरीके का थ्रेट है या नहीं है। देखो, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, यूएस ने एक तरीके से ये सारी आसियान कंट्रीज को क्रिएट किया। ठीक है, यूएस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जितने भी ये आसियान की कंट्रीज हैं इनको पेट्रोनेज दिया जाए, सब कुछ दिया जाए। तो यूएस पहले ड्यूअल गेम खेलता था, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सपोर्ट देता था। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ कि जब यूएस ने लड़ाइयाँ लड़ी, वॉर्स लड़ी, फालतू की इधर उधर अनशन पैसा बर्बाद करा, तो इकोनॉमिकली उसका डिक्लाइन हुआ। अब जब उसका डिक्लाइन हुआ तो क्या हुआ कि पहले तो उसका इकोनॉमिक का जो ये स्पेस उसने यहाँ पर क्रिएट करा, इस स्पेस में सबसे पहले एंटर करा चाइना। ठीक है बेटा, अब देखिए अब सिक्योरिटी लेवल पे क्या हुआ। सिक्योरिटी लेवल पे यूएस ने क्या बोला, मैंने आपको अभी बताया कि भाई मैं आप लोगों की लिमिटेड मदद कर पाऊंगा। तो इस लिमिटेड मदद में एक प्लेयर कौन साथ आया यूएस के, वो था इंडिया। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं इंडिया एक तरीके से आ गया और कहीं ना कहीं इंडिया आज की डेट में यूएस के साथ मिलके सिक्योरिटी टेनेट्स को एक्सप्लोर कर रहा है। अगर वो मिलके सिक्योरिटी टेनेट्स को एक्सप्लोर कर रहा है तो उसमें यहाँ पर जो है एक तो क्या हो जाएगा, बायलैटरल इंडिया आसियान एंगेजमेंट हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है बेटा, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन ही था। अगर यूएस बोल रहा है आसियान कंट्रीज को कि देखिए मैं आपका मदद एक लिमिटेड लेवल पे कर सकता हूँ, तो उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि यूएस कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट कर रहा है किसी और को आने के लिए। यूएस कभी नहीं चाहेगा कि चाइना आए, क्योंकि यूएस और चाइना का राइवलरी चल रहा है। तो यूएस हमेशा से कौन चाहेगा कि भाई कौन आए, इंडिया आए।
अब इंडिया अगर आ रहा है तो इंडिया यूएस के साथ एंगेज करके एक तरीके से इंडिया आसियान एंगेजमेंट यूएस के अम्ब्रेला के अंडर एक सिक्योरिटी टेनेट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। दूसरा चीज बेटा, यूएस अगर ये बात बोल रहा है कि देखिए मैं एक लिमिटेड लेवल का सिक्योरिटी ही आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा साउथ ईस्ट एशियंस और ईस्ट एशियंस को, तो यूएस कहीं ना कहीं ये लिमिटेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी को आज एक नया डायरेक्शन दे रहा है। बच्चे अब ध्यान से सुनना, जो बात बोल रहा हूँ थोड़ी कंसेप्चुअल है, कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये टाइप के एनालिसिस, ध्यान से समझो इस चीज को। यूएस एक तरीके से आज की डेट में सिक्योरिटी स्पेस से रिट्रीट कर रहा है आसियान से। यूएस ये नहीं चाहता है कि वो जो सिक्योरिटी स्पेस से मैं रिट्रीट कर रहा हूँ कि वहां पर एक तरीके से चाइना का दबदबा बने, क्योंकि चाइना ने इकोनॉमी लेवल पे डोमिनेट कर लिया है। यूएस चाहता है नंबर 1 की उस स्पेस में जो मैं छोड़ रहा हूँ वहां पर नंबर 1 इंडिया है। इंडिया एक यूएस का प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो चाहेगा कि हम एक तरीके से इंगेज करें इन एरियाज के साथ। दूसरा, यूएस आज की डेट में बेटा क्या कर रहा है, यूएस ये बोल रहा है कि देखिए मैं अपने फोकस को अपने पास रखना चाहता हूँ, सारे रिसोर्सेज को एज ऑफ नाउ अपने ऊपर प्रयोग करना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो स्पेस क्रिएट हो रही है सिक्योरिटी लेवल की, उसमें केवल इंडिया इकलौता प्लेयर ना हो। उसमें यहाँ पर यूएस एक अप्रोच अपना रहा है जिसको इंटरनेशनल रिलेशन में बेटा हम लोग बोलते हैं मिनी लैटरलिज्म अप्रोच। इस मिनी लैटरलिज्म अप्रोच का मतलब ये है कि अभी तक जो यूएस का एक अप्रोच हमेशा से होता था अलायंस बेस्ड अप्रोच। अलायंस बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि 1949 में यूएस ने एक अलायंस बनाया था, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो जो है एक बहुत बड़ा अलायंस था, उसमें यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व थी, उसमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन इन्वॉल्व था, उसमें बहुत ज्यादा पैसे का खर्चा हो रहा था। यूएस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बेटा आज की डेट में? पैसा। उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो हो क्या रहा है, तो यूएस ये कह रहा है कि भाई अब नेटो लेवल का जो है सॉरी मैं अलायंस तो नहीं बना सकता, तो क्योंकि मैं नेटो लेवल का अलायंस नहीं बना सकता और ना मैं उतना सस्टेन कर सकता हूँ, ना मेरे पास पैसा है, तो मैं एक मिनी लैटरल अप्रोच अपना रहा हूँ। उस मिनी लैटरल अप्रोच में यूएस ये बोलता है कि भाई एक तो इंडिया जैसी कंट्री को मैं सपोर्ट करूंगा थोड़ा बहुत सिक्योरिटी स्पेस में आने के लिए, तो इंडिया अपना वो सिक्योरिटी स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा है आसियान के साथ, जो हम देख चुके। इस मिनी लैटरल अप्रोच में बेटा यूएस और दूसरा चीज बोल रहा है कि कहीं ना कहीं वो लिमिटेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रेजेंस जो मैं रखना चाहता हूँ वो मिनी लैटरल ग्रुप्स बना के रखना चाहता हूँ, और मिनी लैटरल ग्रुप्स में उन कंट्रीज को लाना चाहता हूँ जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स और एलाइज हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास आता है क्वाड, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास आता है ऑकस अलायंस। तो अब आप समझ पा रहे हैं बेटा, तो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूएस एक तरीके से जो सिक्योरिटी स्पेस में रिट्रीट कर रहा है वो रिट्रीट इस तरीके से कर रहा है कि यूएस ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो बड़े बड़े अलायंसेस मैंने पहले बनाए, नेटो जैसे, सियाटो जैसे, सेंटो जैसे, वो टाइप के बड़े अलायंसेस, अब मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है बनाने की। लेकिन कैपेसिटी ना होने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं वो स्पेस अपने कॉम्पिटिटर को, दैट इज चाइना को दे दूं। तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहूंगा कि भाई अगर मैं कहीं ना कहीं से हट रहा हूं तो मेरा ही बंदा वहां पर रहे। तो अब यूएस क्या कर रहा है, यूएस ये बोल रहा है कि एक स्पेस का एंगल तो मैं इंडिया को एक्सप्लोर करने दूंगा, क्योंकि इंडिया के अपने एम्बिशन हैं, ठीक है हम सपोर्ट करते हैं उनको, तो इंडिया को बढ़ावा देंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का सिक्योरिटी एंगल विद आसियान अब आप समझ गए। अब दूसरा जो बेटा पॉइंट है वो ये है कि इट इज इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दैट यूएस इज ट्राइंग टू से कि आई विल क्रिएट यूनिलैटरल ग्रुप्स। ये जो छोटे दो ग्रुप्स बनाए हैं, क्वाड बनाया, ऑकस बनाया, ये क्या है? ये ऑकस और क्वाड एक तरीके से वो टाइप के छोटे ग्रुपिंग्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं यूएस अपना प्रेजेंस सिक्योरिटी लेवल का अपने बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स और एलाइज के साथ ही रखना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव को देखें तो क्या क्वाड, क्या ऑकस एक तरीके से आसियान के लिए कोई थ्रेट है? भाई आसियान के लिए तो वो थ्रेट है ही नहीं। तो आर ऑकस एंड क्वाड अ थ्रेट टू आसियान? द क्वेश्चन हियर, नो। ऑकस एंड क्वाड इज अनदर न्यू वे बाय विच यूएस इज एंटरिंग द सिक्योरिटी स्पेस इन आसियान। आसियान की कंट्रीज को जो सिक्योरिटी यूएस हमेशा से आज तक प्रोवाइड करता आया था, उस आसियान की और पूरे ग्रुपिंग के रीजन की जो सिक्योरिटी स्पेस थी, क्योंकि वो रिट्रीट कर चुका है, तो इट इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू दीज पीपल इन अ न्यू वे। जिस न्यू वे में एक इंडिया का एंगल आ गया, जिस न्यू वे में ये मिनी लैटरल ग्रुप्स आ गए, क्वाड आ गया, ऑकस आ गया। अब देखिए क्वाड और ऑकस में यूएस ने जिन जिन कंट्रीज को रखा है, इन कंट्रीज के प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो सारी कंट्रीज वो हैं जो मैंने आपको क्या बताया, वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड एलाइज ऑफ यूएस। तो यूएस अब क्या कर रहा है,
अगर मैं एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी ड्रॉ करके रखूं आपके सामने, तो यूएस एक गेम खेल रहा है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में बोल सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आप इस पॉइंट को समझते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को क्या होता है? तो उसी थॉट को आप अप्लाई करके रखिए यहाँ पर। तो यूएस सिर्फ ये बात बोल रहा है कि भाई देखिए, मेरे पास अभी वो सिक्योरिटी कैपेसिटी नहीं है, बट मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि वो सिक्योरिटी कैपेसिटी आपको एक राइवल मेरा जो है चाइना वो प्रोवाइड करे। तो यूएस ये कह रहा है कि वो सिक्योरिटी कैपेसिटी मैं चाहूंगा कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स एंड एलाइज प्रोवाइड करें। उसमें इंडिया एक आ गया, उसमें ऑकस और उसमें क्वाड एक आ गया। तो आप ऑकस और क्वाड को कैसे देखेंगे? आप ऑकस और क्वाड को इस एंगल से बेटा देखेंगे। तो दे आर नॉट एंटी चाइना, वेरी क्लियर। ये जो बात स्टेटमेंट्स लोग बोलते हैं, जो अनपढ़ आईआर के टीचर्स हैं मार्केट में, वो बोलते हैं कि ऑकस बना है, क्वाड बना है चाइना को काउंटर करने के लिए, फालतू बात है, वो कोई लॉजिक ही नहीं है। दोज आर ओपिनियटेड स्टेटमेंट्स दैट यू कैन नॉट राइट इन द एग्जाम। अंडरस्टैंड that AUKUS and Quad are these minilateral groups, and these are ways by which US is only trying to reassert the space at the security level, which at one point of time it already enjoyed in a big way. But because of lack of capability of the US today, because of their own pressing challenges at back home, they want to create some space. अब इस स्पेस में अब आप ये देखिए कि इंडिया का एक तरीके का प्रोफाइल बढ़ेगा, क्वाड के बाकी मेंबर्स और ऑकस के बाकी मेंबर्स का प्रोफाइल एक तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ऑकस को और क्वाड को इस मिनी लैटरलिज्म के एंगल से देखना है। तो इन एनी वे ऑकस एंड क्वाड आसियान को थ्रेटन नहीं कर रहे हैं, आसियान को टारगेट करने के लिए नहीं बने बेटा। वो आसियान एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, ऑकस और क्वाड एक सिक्योरिटी एंगल है। सिक्योरिटी एंगल इकोनॉमिक एंगल से रिलेटेड था, इस कारण से वो सिक्योरिटी एंगल रिफर्बिश करके एक नए तरीके से सामने आपके आया है। तो आई होप ये पूरा फंडामेंटल आपको क्लियर है। तो प्लीज वो फालतू के नरेटिव्स में मत पढ़िए जो ओपिनियटेड स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑकस बना है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्वाड बना है चाइना को काउंटर करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप समझ रहे हो बेटा इस चीज को। सो देयर इज एन इकोनॉमिक एंगल, एंड वेरेवर देयर इज एन इकोनॉमिक एंगल देयर हैज टू बी अ सिक्योरिटी एंगल। इट इज ओनली दैट द सिक्योरिटी एंगल इज कमिंग आउट इन अ न्यू वे नाउ। That is what I want you to understand. So I hope that this particular point is very clear to you. अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई what are the challenges which are there posed by ASEAN in the eyes of Indian diplomacy? तो भाई इंडिया जो है अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आज की डेट में इस पूरे आसियान के एरिया में है नंबर 1, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। देखिए बेटा, जब से ये साउथ चाइना सी का इशू चला है, वो साउथ चाइना सी का इशू आप मेरे आईआर की बुक से पढ़ लीजिएगा, डिटेल में वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन्ड है। जब से ये साउथ चाइना सी का इशू चला है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज किया गया है इंडियन डिप्लोमेसी के लिए आसियान से एंगेजमेंट के दौरान। तो जब हम आसियान से एंगेज कर रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक थ्रेट है, एक प्रॉब्लम है जो हमारे को काउंटर करनी है, और उसको काउंटर करने के लिए हम पूरा एक डिप्लोमेटिक फोकस रख रहे हैं। और वो डिप्लोमेटिक फोकस क्या है? वो डिप्लोमेटिक फोकस हमारा ये है कि कहीं ना कहीं हम ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब तक इंटरनेशनल लॉ अपहोल्ड नहीं किया जाएगा तब तक जो है ट्रेड अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इंडिया का जो साउथ चाइना सी के ऊपर पोजीशन है, इंडिया का जो साउथ चाइना सी के रिलेटेड जो स्टैंड है, वो सब चीजें आप एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा आईआर वाली। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक यहाँ पर ये है कि भाई ग्लोबल सप्लाई चेन ऐसी बने जिसमें कोई डिसरप्शन ना हो। अब बेटा ये पॉइंट को समझ लीजिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि हम ये बात क्यों बोल रहे हैं। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो आज की डेट में सारी चाइना से डिपेंडेंट थी। पैंडेमिक ने क्या करा कि सारी कंट्रीज को एक एक्सपोजर दे दिया कि देखिए, अगर आप ओवर डिपेंडेंट चाइना पे हो जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा आपके पास। क्यों? क्योंकि चाइना आज की डेट में आर्म ट्विस्टिंग करता है। अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो वो आपको बेसिकली तंग करेगा, ट्रबल करेगा, किसमें? कमोडिटी देने में, रिसोर्स देने में। तो आज की डेट में पूरा एक ग्लोबल लेवल पे डीकपलिंग इनिशिएटिव चल रहा है बेटा। ये अपने आईआर की बुक में चैप्टर नंबर 2 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको पढ़िएगा, जहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म का पॉइंट है। तो क्योंकि एक तरीके से डीकपलिंग का इनिशिएटिव पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो सारी कंट्रीज चाहती हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसी रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन बने जिसमें किसी एक कंट्री पे ओवर डिपेंडेंस ना हो। तो आज की डेट में इंडिया के लिए भी ये बहुत बड़ा आसियान के साथ एक चैलेंज है, क्योंकि चाइना जो है एक तरीके से आसियान कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा इनग्रॉस है, और कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के साथ एक जगह पर ट्रेड लेवल पे इनग्रॉस है। तो एवरीवन बेसिकली वांट्स कि देयर हैव टू बी अ ग्लोबल सप्लाई चेन व्हिच इज नॉट डिसरप्टेड
बिकॉज ऐसी ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना जो किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो, ये एक नया चैलेंज हम लोग आसियान में देख रहे हैं इंडिया की तरफ से। इस कॉन्टेक्स्ट में आप हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स लाइक सागर हो गया, या फिर हमारा फॉर दैट मैटर जो एक तरीके से स्पाइस रूट हो गया, इसको उस कॉन्टेक्स्ट में आपने देखना है। तो ये जो सागर इनिशिएटिव, स्पाइस रूट इनिशिएटिव दिखे हुए, ये पूरे फैक्चुअल इनिशिएटिव्स हैं, बुक में दिए, मैंने बुक में आईआर की बुक से पढ़ लीजिएगा इनको। ये जो फैक्चुअल इनिशिएटिव्स हैं, ये इनिशिएटिव्स हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखने हैं कि दीज आर मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। अब जो सवाल उठता है बेटा वो ये उठता है कि इंडिया ने क्या करा है इन चैलेंजेस को, ये वाले जो चैलेंजेस थे इनको मिटिगेट करने के लिए। इन चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव अभी निकाला है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। और ये जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं इंडिया इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, और साथ में ये इनिशिएटिव इंडिया जो है एक तरीके से इसको बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करना चाहता है। 2-3 चीजें याद रखिएगा। ये इनिशिएटिव जो है ईस्ट एशिया समिट में अनाउंस किया गया पहली बात तो, और ये ईस्ट एशिया समिट के 2019 की जो मीटिंग थी उसमें ये अनाउंस किया गया पहली बात, ठीक है जी। इसके अंदर 7 पिलर्स हैं। तो पहला पिलर जो है आप उसको देखिए, पहला पिलर है मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो अब आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं। बट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया, मैंने आपको ये बात बोली कि सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है। ये चैलेंज बेटा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि ये चैलेंज पूरे वर्ल्ड के लिए है, खास करके चाइना के असर्टिव एक्टिविटी से। तो क्योंकि चाइना एक तरीके का बहुत ज्यादा असर्टिव हो रखा है साउथ चाइना सी में, तो सबसे पहला पिलर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का क्या है, वो ये है कि भाई देयर शुड बी मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्योंकि अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी होगी तो ऑटोमेटिकली स्मूथ ट्रेड होगा, समझे बेटा। अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी होगी तो नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए हम बोल रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी कीजिए। मैरीटाइम सिक्योरिटी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पे स्मूथ ट्रेड हो। अब अगर ट्रेड होगा तो क्या होगा, बहुत सारे कंटेनर चलेंगे, बहुत सारे कंटेनर इधर उधर मूव करेंगे। अब अगर बहुत सारे कंटेनर इधर उधर मूव करेंगे तो उससे क्या होगा बेटा, उससे सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि कहीं ना कहीं मरीन इकोलॉजी जो है वो अफेक्ट होगी या नहीं होगी। नेचुरल है ये पॉइंट, समझ पा रहे हैं इसको। मरीन इकोलॉजी विल बी अफेक्टेड। तो इससे क्या एडवांटेज होगा? इससे एडवांटेज ये होगा कि भाई अगर हम एक पिलर ले आते हैं एक इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में कि हमें मरीन इकोलॉजी को सेफगार्ड करना है, तो हम क्या कर पाएंगे आज की डेट में? हम लोग कर पाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल ट्रेड, ताकि हम लोग इतना इंश्योर कर पाए कि मरीन इकोलॉजी ट्रेड के दौरान डिस्टर्ब ना हो। तीसरा हमने पॉइंट बोला कि भाई मरीन रिसोर्सेज, इनका जो यूज है वो भी एक तरीके से सस्टेनेबल हो। अब देखिए बाय डिफॉल्ट बात है सर कि आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेड से पोल्यूशन होगा तो मरीन इकोलॉजी हार्म होगी, मरीन इकोलॉजी हार्म होगी तो उसको तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। बट सर अगर हम ट्रेड करेंगे तो वो ट्रेड में मरीन रिसोर्सेज का भी ट्रेड होगा, क्योंकि मरीन रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होता है बेटा? रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, जो कि एक तरीके से सी बेड पे पाए जाते हैं। सी बेड माइनिंग प्रोजेक्ट इंडिया का भी है, करंट अफेयर क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनका एक्सप्लोरेशन है, इंटरनेशनल सी बेड कन्वेंशन है, उन सारे रिसोर्सेज को भी हम लोग एक तरीके से सस्टेनेबल मैनर में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, विच इज वन ऑफ द पिलर्स हियर। फोर्थ, अब एक नया इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पर आता है बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग का। ये कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है बेसिकली सिक्योरिटी सपोर्ट। यहाँ पर आता है आपका इंडिया का आसियान का सिक्योरिटी एंगेजमेंट, यहाँ पर आता है आपका क्वाड, यहाँ पर आता है आपका ऑकस। तो कीप दैट इन माइंड। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब आ जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो बाय डिफॉल्ट सर ये मरीन रिसोर्सेज को आप यूज करेंगे, स्मूथली ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड कभी कभी अफेक्ट भी हो सकता है, कोई डिजास्टर हो सकता है। वो डिजास्टर एक तरीके का नेचुरल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि भाई कोई सुनामी आ गया या कुछ ऐसी तरीके की आपदा हो गई, या फिर कई बार मान लीजिए कि ऑयल स्पिल हो गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि उससे मरीन इकोलॉजी पे हार्म होगा। तो एक ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क, कि जिससे हर कंट्री आके एक तरीके से इंगेज कर पाए, हर तरीके से एक कंट्री आके जो है ये इंश्योर कर पाए कि जब हम इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रेमवर्क रेडी हो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। नंबर 6 पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो है बेसिकली एकेडमिक कोऑपरेशन। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा।
आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर मैं अब अगर आपसे पूछूं तो आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है कि एकेडमिक कोऑपरेशन से कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी का पॉइंट डाला गया है, ताकि कभी भी ये 7 पिलर्स ऐसे ना दिखें कि भाई ये 7 पिलर्स जो हैं कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव हैं, ट्रेड सेंट्रिक हैं, एक्सेट्रा। समझ रहे हैं बेटा आप इस चीज को? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एकेडमिक कोऑपरेशन हो, एकेडमिक स्कॉलर्स इंडिया भेजे, दूसरी कंट्रीज भेजें, एक दूसरे के साथ एकेडमिक एंगेजमेंट हो, जिससे कि हम लोग ट्रेड के बारे में, मरीन इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के बारे में, डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन के बारे में, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में, उसके बारे में एक चर्चा की जाए। और 7th सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक तरीके का ट्रेड कनेक्टिविटी। तो ट्रेड कनेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है कि बेसिकली क्रिएशन ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा वही वाला जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सागर। तो आप समझ पा रहे हैं, हमारा सागर इनिशिएटिव हो, हमारा डोमेस्टिक गवर्नमेंट की जो स्कीम है सागर माला इनिशिएटिव, सागर और सागर माला दोनों अलग हैं बाय द वे, आप जानते होंगे। तो सागर अलग है, सागर माला अलग है। तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये जो सागर माला है इट इज वेरी मच इन सिंक विद द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हमारे ब्रॉड 7 पिलर हैं एंगेजमेंट के, ठीक है बेटा। अब देखो व्हाट हैज बीन अग्रीड बिटवीन इंडिया आसियान एज पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक एजेंडा बेस्ड कोऑपरेशन। तो अगर हम इकोनॉमिक एजेंडा बेस्ड कोऑपरेशन की बात करें तो अभी ये जो मीटिंग हुआ है हमारा रिसेंट 2021 वाला, इसमें इंडिया ने थोड़े से कमिटमेंट लिए हैं। सबसे पहला कमिटमेंट इंडिया ने ये लिया है कि हम लोग एक तरीके से वैक्सीन सपोर्ट करेंगे। देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि बेटा एक वैक्सीन नेशनलिज्म बहुत जबरदस्त चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में खास करके और यूएस खास करके। तो कहीं ना कहीं अगर आप वो वैक्सीन नेशनलिज्म अमेरिका का देखें तो वो वैक्सीन नेशनलिज्म हमारे लिए तो फायदेमंद है। आप समझ रहे हैं बेटा, अगर अमेरिका मान लीजिए वर्ल्ड में आके वैक्सीन का सपोर्ट नहीं करता है दूसरी कंट्रीज के, तो वो हमारे लिए थैंकफुली एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। और ये स्पेस को आज की डेट में हमने आसियान को बोला है। आप टेंशन मत लीजिए। इसी कारण से देखिए कि हम लोग डोमेस्टिक इंडिजिनस वैक्सीन पे, डोमेस्टिक इंडिजिनस कोविड प्रिवेंशन ड्रग्स को क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप सोचिए कि इंडिया जैसी कंट्री अपना इतना सारा रिसोर्स क्यों लगा रही है इन चीजों में। वो इसीलिए लगा रही है बेटा क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस हमारे लिए एक ग्लोबल लेवल पे स्पेस क्रिएट करता जा रहा है और ये हमारे लिए एक तरीके का पावर प्रोजेक्शन बनेगा कि जब हम अपना पावर को प्रोजेक्ट कर पाएंगे तो उस पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग एक तरीके से आसियान कंट्रीज को ऑलरेडी बोला है कि हम आपको वैक्सीन का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया ने बोली है वो यहाँ पर बोली है भाई पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स टू प्रमोट कल्चर। ठीक है सर, हम ये बात मानते हैं कि जो चाइना है वो हार्डकोर इकोनॉमिक गेम खेल रहा है आसियान के साथ। हम मानते हैं कि यूएस जो है ऑकस स्क्वाड लाके एक तरीके से सिक्योरिटी गेम खेल रहा है। अब इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पैराडाइम के बीच में आता है कल्चरल पैराडाइम, और ये कल्चरल पैराडाइम ऐसा है सर कि जो ना चाइना खेल सकता है और ना वो अमेरिका खेल सकता है, ये केवल इंडिया खेल सकती है। तो इंडिया ने ये चीज बोली है कि हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाएंगे। इस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में इंडिया ने क्या बोला है, एकेडमिक एक्सचेंज। सबसे पहले हमने ये बोला कि हम आपके कंट्री से बच्चों को यहाँ लाके और हमारी कंट्री से बच्चों को वहां ले जाके एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलाएं। उससे क्या होगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, कल्चरल डिप्लोमेसी बढ़ेगी, सॉफ्ट पावर प्ले होगा। समझ रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एकेडमिक एक्सचेंज के सवाए हम लोग एक चीज और पे थ्रस्ट दे रहे हैं, और वो जो जिस चीज पे हम थ्रस्ट दे रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है अपार्ट फ्रॉम दैट स्किल डेवलपमेंट। हमने साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो ये आसियान की कंट्रीज हैं जो हमसे रिलेटिवली वीकर हैं, हमने उनको बोला है कि आपको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम आपके यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की मदद करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, आसियान कंट्रीज के ऊपर दबदबा इकोनॉमिक लेवल का चाइना का बना हुआ है। तो टुडे चाइना इज डोमिनेटिंग। अब हम चाइना को काउंटर नहीं करेंगे सर, वी विल नॉट अपसेट द चाइनीज। दिस इज द ब्यूटी इन द वे इन विच इंडिया कंडक्ट्स इट्स फॉरेन पॉलिसी। ये हमारी खासियत है, हम फॉरेन पॉलिसी ही ऐसी कर रहे हैं कि हम चाइना को अपसेट ही नहीं करेंगे। और अपसेट कैसे नहीं करेंगे, हम एक तरीके से नहीं करेंगे। हम सिंपल चाइना को ये बोल देंगे कि देखिए आप अपना एंगेजमेंट करते रहिए, हम आसियान कंट्रीज को बोल रहे हैं आइए आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं, आपको हम लोग स्किल प्रोवाइड करेंगे। इस स्किल के बेसिस पे आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट खुद कर पाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका चाइना पे डिपेंडेंस घटेगा। तो आप समझ पा रहे हैं सर कि इंडिया को चाइना को काउंटर नहीं करना है, इंडिया को चाइना का एंगेजमेंट आसियान से घटाना ही नहीं है। हमें ऐसा गेम खेल लेना है कि ऑटोमेटिकली ये जो आसियान की कंट्रीज जिनका डिपेंडेंस चाइना पे हुआ है वो डिपेंडेंस ही घट जाए।
तो हम एक बड़ा अनचार्टेड वाटर, एक अनचार्टेड स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये इस बार हमने बहुत ज्यादा थ्रस्ट देके ये दो चीजें बोली हैं। तो ये पॉइंट आपको दोनों क्लियर हो गए बेटा? तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है। इसके सवाल तीसरा ऑब्वियस ही बात है सर, जो बड़ा नेचुरल है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, जिसके ऊपर बहुत टाइम से हम लोग फोकस करके बहुत टाइम से इन लोगों को, आसियान वालों को बोल ही रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे करेंगे। तो ये सारे इश्यूज थे। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एंड अगले टॉपिक की अगली वीडियो में बनाता हूँ और उसमें वो टॉपिक कवर करता हूँ। थैंक यू।